जय हिंद। मैं विवेक दत्त आप सभी छात्र छात्राओं का कंप्यूटर लैब ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो कि प्रेजेंटेशन बनाने का उद्देश्य से उपयोग की जाती है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम को शुरू करते हैं। उसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करके पॉपअप मेन्यू में पावर पॉइंट 2013 खोल लें, या फिर ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करने पर हमें यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर मिलती है। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर में पावर पॉइंट 2013 पर क्लिक कर लें तो भी हमारी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 खुल जाएगी, या फिर आप देख पा रहे होंगे विंडो पर यह खुल चुकी है। जब हम इसे मिनिमाइज कर लेते हैं तो तीसरा तरीका है खोलने के लिए कि कीबोर्ड में विन की बटन के साथ आर बटन दें तो रन प्रोग्राम खुल जाएगा, और उसमें जाकर लिखते हैं पावर PNT, POWER, पावर PNT। इस पावर PNT लिखने के बाद हम लोग यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे, तब भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम खुल जाएगी। खुलने पर आप देखेंगे सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन, और उसके साथ कुछ टेम्पलेट्स आ जाती हैं। हमें यह जानना आवश्यक होता है कि हमें काम किस पर करना है, या तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर या फिर हमें टेम्पलेट्स पर कार्य करनी है। तो जब यह हम डिसाइड कर लेते हैं कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर काम करना है या फिर टेम्पलेट्स पर काम करना है, तो अधिकतम छात्र छात्राओं की यह मंशा होती है कि हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर कार्य करें। आज का यह क्लास आप शुरू से अंत तक लगातार बने रहेंगे तो पावर पॉइंट से संबंधित जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण समस्याएं होंगी, वह समस्याएं एक एक कर आपकी समाप्त होती चली जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि विंडो पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ चुकी है। यह प्रेजेंटेशन की जो यह पेज है, इसे हम लोग स्लाइड कहते हैं, और किसी भी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड टाइटल स्लाइड कहलाती है, और उसके बाद जितनी भी स्लाइड्स होती हैं वो स्लाइड ही कहलाती है। अब स्लाइड क्या है और टाइटल स्लाइड क्या है, तो इसे जानने के लिए आपको यह समझना आवश्यक होगा कि कभी भी कोई प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो उस प्रेजेंटेशन को शुरू करने में शुरुआत में हम उसकी हेडिंग डालते हैं, कौन प्रेजेंट कर रहे हैं यह हेडिंग डालते हैं। तो यह सब जहाँ डालते हैं तो वह जगह टाइटल स्लाइड कहलाती है, और इसके बाद जितनी भी स्लाइड्स आती हैं जहाँ सूचनाओं का भंडार होता है उसे हम लोग स्लाइड्स कहते हैं। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि इन सारे तथ्यों के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि स्लाइड क्या होती है। तो स्लाइड को आप इस रूप में समझें कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज होती है, एक्सेल में वर्कशीट होती है, उसी तरीके से पावर पॉइंट में इलेक्ट्रॉनिक जो पेज है जिस पर आप लिखेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, उसे स्लाइड्स कहते हैं। अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, लिख रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल। अब जैसे यहाँ पर हमें टाइटल लिखनी है, क्या टाइटल लिखनी है, तो हमें क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT की प्रेजेंटेशन बनानी है। तो हम लोग जैसे ही वहाँ क्लिक किए तो क्लिक टू ऐड टाइटल हट गई। अब उसके नीचे लिख रहा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। अब कौन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से हेडिंग लगा देते हैं प्रेजेंटेड बाय विवेक दत्त। अब ये डाल देने के बाद ये हमारा टाइटल स्लाइड बन गया। अब इसके साथ हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग यूज करेंगे, और स्लाइड को प्रेजेंटेशन के रूप में किस प्रकार यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है। छात्रों, यह यहाँ पर उससे भी महत्वपूर्ण है। आज के इस बदलते युग में, बदलते समय में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जब भी कभी आप किसी प्रोफेशनल ऑफिस में रहते हैं तो वहाँ आपको अपने ऑफिस की प्रेजेंटेशन दिखानी होती है, आपको अपने कार्य को समझाना होता है, किसी प्रोजेक्ट को समझाना होता है। उन सभी जगहों पे पावर पॉइंट का बेतरतीब उपयोग किया जा रहा है।
बस यूँ समझें कि ई लर्निंग पावर पॉइंट के बिना अधूरा सा हो चुका है। इसलिए आज का यह वीडियो और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे। अब यह हमारी जब पहली स्लाइड तैयार हो चुकी है तो आप पहले की तरह ही इसमें तो F5 करके हम लोग इस प्रेजेंटेशन की स्लाइड को पूरे स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, या फिर यदि हमें इसमें फॉर्मेटिंग करनी हो तो सेलेक्ट करके आप जान रहे हैं कि यहाँ से फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट कलर से हम लोग एक फ़ॉन्ट कलर अप्लाई कर सकते हैं। यदि इसमें स्लाइड की कोई अच्छी सी डिज़ाइन लगानी हो तो उसके लिए हम लोग डिज़ाइन मेनू पे क्लिक करके भी डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यह जो भी डिज़ाइन होगी, जैसा भी डिज़ाइन सेलेक्ट किया जाएगा, यह इसके बाद टोटल स्लाइड्स पर सेम होगी। अब जैसे हम लोग देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड के पैन पर एक स्लाइड अभी बनी हुई है, इसके बाद हम लोग अगली स्लाइड लेना चाहें तो इसके लिए हम लोग शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल के साथ M। अब जैसे यहाँ से हम लोग अगले स्लाइड पर की हेडिंग, यह स्लाइड नंबर 2 है, तो अगले स्लाइड की हेडिंग लगाना चाहते हैं। जैसे अगले स्लाइड की हेडिंग हम लिखना चाह रहे हैं EPC 3, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ APC 3 लिख लिए। अब इस पर यदि हम कोई किसी पिक्चर को इंसर्ट करके और भी अच्छे ढंग से किसी प्रोजेक्ट को बताना चाहते हैं तो यहाँ से पिक्चर है, पिक्चर पर क्लिक कर लिए, कोई भी एक पिक्चर खोल लेते हैं और पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दिए। पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट करने में आपको यह फ़ायदा है कि यहाँ जैसे ही पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो रोटेशन की ऑप्शन ऑन हो जाती है। आप पिक्चर को जिस भी डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में रोटेट भी कर सकते हैं, या फिर Ctrl+Z अंडू के द्वारा, Ctrl+Z अंडू कमांड आती है, उसके द्वारा भी आप इसको फिर से पुनः अपने जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में ला सकते हैं। पिक्चर को बड़ा और छोटा करने के लिए हैंडल्स बनी हुई हैं। इन हैंडल्स की सहायता से आप इसे साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और जब तक ये चारों एरो बनी हुई है, इसका अर्थ है ये मूव पॉइंटर है, तो इसके द्वारा हम लोग पिक्चर को मूव करके भी अलग ला सकते हैं। इसके अलावा और जितनी भी पिक्चर्स जितनी भी स्लाइड्स इंसर्ट करनी हो तो हम लोग Ctrl+M के द्वारा भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट मेनू पे क्लिक करने के बाद न्यू स्लाइड्स के द्वारा भी हम लोग इंसर्ट करते चले जा सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि जो भी स्लाइड्स है वो हमारे प्रेजेंटेशन में दिखाई दे रही है या नहीं, तो इसके लिए पूरे प्रेजेंटेशन को पूरे स्क्रीन पर देखने के लिए F5 शॉर्टकट है। F5 के द्वारा हम लोग, ये फर्स्ट स्लाइड दिखाई दे रही है, इसके बाद अगले स्लाइड पे जाना है तो स्पेस बार या फिर इंटर बटन, स्पेस बार या फिर इंटर बटन का यूज़ करेंगे। जैसे ही हम लोग स्पेस बार बटन दिए तो ये स्लाइड नंबर 2 पर आ चुके हैं, फिर स्पेस बार दिए तो स्लाइड नंबर 3 जो ब्लैंक स्लाइड थी वो दिखाई देने लगी है। एस्केप बटन के साथ हम लोग स्लाइड शो को ऑफ करते हैं। एस्केप बटन के साथ स्लाइड शो को एंड कर लिए। अब इसमें और भी आगे जो भी हम लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं। यदि इसमें टेक्स्ट को और अच्छे ढंग से आप लिखना चाहते हो, जैसे EPC 3 स्लाइड नंबर 2 की हम हेडिंग डाले थे, तो हम लोग यहाँ से स्लाइड नंबर 3 की हेडिंग डाल सकते हैं कंप्यूटर क्लास। अब ये कंप्यूटर क्लास ये नॉर्मल फॉन्ट लग रहा है, इसके जगह पर हम कोई वर्ड आर्ट यूज़ करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि आर्टिस्टिक डिज़ाइन की हम वर्ड चाह रहे हैं, तो इंसर्ट मेनू पे क्लिक करने के बाद ही हमें वर्ड आर्ट की ऑप्शन मिलती है। इस वर्ड आर्ट की ऑप्शन से भी हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर आर्टिस्टिक डिज़ाइन की वर्ड्स आ जाएंगी। तो पहले से जो लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं, और जैसे ही आर्टिस्टिक टेक्स्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर लिख रहा है योर टेक्स्ट हेयर, तो इस योर टेक्स्ट हेयर के जगह पर हम लोग उस टेक्स्ट को लेते आते हैं, जैसे कंप्यूटर क्लास। तो अब ये इस फॉर्मेट में आ गई है, लेकिन इसकी कलर चेंज करनी है।
या फिर हमें दूसरी स्टाइल उपयोग में लानी है, तो हम लोग डायरेक्ट भी इंसर्ट मेनू पे क्लिक करके वर्ड आर्ट के थ्रू ला सकते हैं। अब वर्ड आर्ट आ जाने के बाद हम लोग यहाँ से लिख लिए इसमें कंप्यूटर क्लास, और लाने के बाद इस कंप्यूटर क्लास के टेक्स्ट को वहाँ लाकर पेस्ट कर देते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि यह आर्टिस्टिक टेक्स्ट है, ये थोड़ी बेवल स्टाइल में या और भी जैसे स्टाइल में हम चाहें उस स्टाइल में इसे डाल सकते हैं। फिर से यदि हमें फुल स्क्रीन में इसे देखनी होगी तो F5 बटन के द्वारा हम देख सकते हैं कि यह कंप्यूटर क्लास लिखी हुई स्लाइड नंबर 3 पर आ चुकी है, और एस्केप बटन से हम लोग फिर यहाँ से बाहर जा सकते हैं। इसके बाद जैसे यह आर्टिस्टिक टेक्स्ट है, इसकी कलर को हमें बदलनी हो या फिर और कोई दूसरी पिक्चर लगानी हो या फिर हमें शेप लेना हो, तो हम लोग इंसर्ट मेन्यू के सहायता से ही, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। जैसे हमें सिंबल लगानी है तो हम सिंबल्स पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट हम लोग सेलेक्ट कर लिए, और फ़ॉन्ट में भी जैसे वेबडिंग्स फ़ॉन्ट है, वेबडिंग्स फ़ॉन्ट के द्वारा एक सिंबल इंसर्ट कर लिए। जैसे ही सिंबल इंसर्ट की, इस सिंबल की साइज काफ़ी छोटी है। होम मेन्यू पे आके हम लोग यहाँ से इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। यह ब्लैक कलर में आ रही है तो फिर से फ़ॉन्ट कलर में जाकर हम लोग इसके कलर को बदल भी सकते हैं। तो इस तरीके से सिंबल आ चुकी है। आप देखेंगे यदि कोई शेप लेनी हो, जैसे एरो शेप लेनी हो, तो हम लोग यहीं से एरो शेप ले लिए। इसके अंदर की कलर चेंज करनी है तो जितने भी शेप हो, जितनी भी डिज़ाइन हो, उन डिज़ाइन को क्लोज करने के लिए, उसमें कलर फिल करने के लिए हम लोग शेप फिल कलर से जाकर कलर को फिल कर सकते हैं। यहीं से शेप आउटलाइन है, अभी आप देख पा रहे होंगे इसकी आउटलाइन की कलर ग्रीन कलर में शो कर रही है। यदि नहीं दिखाई दे रही है तो हम लोग वेट से इसकी मोटाई को बढ़ा लेते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे आसानी से कि ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है। तो शेप आउटलाइन से जाकर हम लोग इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये आउटलाइन की इसकी कलर है। अब यहाँ के बाद यदि आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट जो नॉर्मल फ़ॉन्ट लिखे हैं उसके साइज को इंक्रीज़ करें, तो यहाँ से इंक्रीज साइज है, इसके लिए आप शिफ्ट कंट्रोल और ग्रेटर दैन भी यूज कर सकते हैं। और साइज को छोटा करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल और लेस दैन भी यूज कर सकते हैं। यदि एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग को अप्लाई करनी है तो वहाँ क्लिक करके आपके पास एक अच्छी सी ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर पर केवल क्लिक कीजिए, टोटल की टोटल फॉर्मेटिंग आप जहाँ भी चाहेंगे वहाँ अप्लाई हो सकती है। इसके बाद आप टेक्स्ट के साथ कुछ ट्रांजिशन का उपयोग कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन क्या हो सकती है कि टेक्स्ट के साथ, पिक्चर के साथ यदि आप इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो वो ट्रांजिशन की इफ़ेक्ट है। तो यदि आप टेक्स्ट के साथ लगाते हैं तो एनिमेशन आपको लगानी होगी, और यदि स्लाइड के साथ लगाना चाहते हैं तो ट्रांजिशन आपको लगाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट के साथ लगा के देखते हैं, क्योंकि टेक्स्ट हमारी सेलेक्ट है। तो एनिमेशन पे क्लिक करते हैं और फ्लाई इन लगाते हैं। फ्लाई इन लगाने के बाद हम लोग प्रीव्यू देखें, F5 बटन पर आए। अभी टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रही। जैसे ही कोई बटन हम प्रेस करते हैं, जैसे स्पेस बार ही यूज़ करते हैं, तो फ्लाई इन होकर यह टेक्स्ट आ चुकी है। और अन्य किसी भी टेक्स्ट में कोई भी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई नहीं किया है। तो अब जैसे एरो के साथ हमें अप्लाई करनी है तो यहाँ भी हम इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट कलर मैं यहाँ अप्लाई कर दिया, और अब हम यहाँ से F5 करते हैं और यहाँ 3 नंबर स्लाइड पर आ चुके हैं। जैसे ही क्लिक किए तो ऑब्जेक्ट कलर इसमें फिल हो चुकी है। इसी तरीके से यदि हम स्लाइड पे लगाना चाहें तो स्लाइड में भी लगा सकते हैं। स्लाइड के साथ भी बहुत सारी ट्रांजिशन है जिसको हम लोग
लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि फ्लैश करनी है, फ्लैश के साथ हम लोग यहाँ से कर दे रहे हैं अप्लाई टू ऑल। यही ट्रांजिशन मेन्यू में ही अप्लाई टू ऑल कमांड है। इससे यह इफ़ेक्ट टोटल स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगी। F5 करके देख लें, आप देख पा रहे होंगे हर स्लाइड उस इफ़ेक्ट के साथ ही आ रही है। यहाँ से बैक कर लेते हैं, कोई दूसरी भी इफ़ेक्ट हम लोग डाल के चेक करते हैं। जैसे हम लोग चेक बोर्ड अप्लाई करते हैं और इसको भी अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। तो F5 बटन के द्वारा आप देख पा रहे होंगे कि चेक बोर्ड छोटी छोटी बोर्ड जैसे बन रही है और हम लोग एक के बाद दूसरे स्लाइड पर आ रहे हैं। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाने के लिए आप यदि चाहें तो कुछ साउंड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप साउंड चाहते हैं कि कैश रजिस्टर की साउंड हो, तो इसे भी हम लोग अप्लाई टू ऑल कर लेते हैं और इसके बाद F5 बटन के द्वारा जब हम देख रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इफ़ेक्ट और साउंड भली भांति उसी प्रकार अप्लाई हो रही है जिस प्रकार हमने इसे पहले अप्लाई किया था। अभी एक से दूसरे स्लाइड पर जाने के लिए हमें स्पेस बार या इंटर बटन की ज़रूरत हो रही है। क्योंकि ट्रांजिशन मेन्यू से एडवांस स्लाइड में ऑन माउस क्लिक लगी हुई है। या ऑन माउस क्लिक की जगह पर यदि आप लोग आफ्टर लगा देते हैं, ऑन माउस क्लिक की चेक बॉक्स को हटा दें और आफ्टर लगा दें, और आफ्टर का अर्थ है कि कुछ टाइम हमें देनी होगी, जैसे 3 सेकंड का टाइम देते हैं। तो अब हमें स्पेस बार या इंटर बटन भी दबाने की आवश्यकता नहीं होगी और इसे भी हम लोग अप्लाई टू ऑल करते हैं। F5 बटन के द्वारा हम लोग इसे जितनी भी इफ़ेक्ट डालते हैं उसे हम लोग चेक करते चलते हैं। अब हमने एक बार F5 बटन दबाया और 3 सेकंड का इंतज़ार करेंगे। 3 सेकंड का जैसे ही इंतज़ार करते हैं आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक 3 सेकंड के बाद स्लाइड एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी स्लाइड आती चली जा रही है। यह पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन के स्टाइल को और भी काफ़ी अधिक बढ़ा देता है। इसी तरीके से पावर पॉइंट में और भी नई नई डिज़ाइंस हैं और भी नए नए कमांड्स हैं। ये आपको आपके प्रेजेंटेशन के स्टाइल को काफ़ी अच्छे बनाते हैं। यदि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से एक लाइक तो आप ज़रूर कर ही दें और साथ ही साथ आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग एनिमेशन के बाद स्लाइड शो मेन्यू में आते हैं। स्लाइड शो मेन्यू पे जैसे ही आते हैं तो हमें एक कमांड मिलती है फ्रॉम बिगिनिंग। इसका अर्थ है कि यदि हम लोग किसी स्लाइड को पहले स्लाइड से देखना चाहते हैं तो यह फर्स्ट स्लाइड है, यहीं से हम लोग देख सकते हैं। वैसे हमने आपको बताया था F5 के द्वारा भी ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं। यदि फ्रॉम करंट स्लाइड का अर्थ है कि जैसे अभी स्लाइड नंबर 2 खुली हुई है और यहाँ से हम लोग कर दें फ्रॉम करंट स्लाइड, तो प्रेजेंटेशन करंट स्लाइड से ही दिखाई देगा। करंट स्लाइड से आगे जितनी भी स्लाइड्स होंगी उन सारे स्लाइड्स में यह प्रेजेंटेशन दिखाई देगी। यह आपका फ्रॉम करंट स्लाइड्स के साथ कमांड आ जाता है। किसी स्लाइड को प्रेजेंटेशन दिखाने के समय आप छिपाना चाहते हैं, जैसे स्लाइड नंबर 3 को आप प्रेजेंटेशन जब दिखाना चाह रहे हैं तभी नहीं दिखाना चाहते हैं तो हाइड स्लाइड कर दें। तो ये एडिटिंग के समय में जब डिज़ाइन आप कर रहे हैं तो उस समय तो यह स्लाइड दिखाई देगी, लेकिन जब आप F5 करके स्लाइड को देखेंगे तो उस समय यह स्लाइड नंबर 1 आ चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे स्लाइड नंबर 2 आई है और इस स्लाइड नंबर 2 के बाद जैसे ही इंटर कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि स्लाइड एंड ऑफ स्लाइड शो आ रही है। इसका अर्थ है कि स्लाइड नंबर 3 नहीं दिखाई दे रहा है। अब इस स्लाइड शो कमांड को इनएक्टिव कर देते हैं और तब देखते हैं F5 बटन दबाकर। ये हमारी पहली स्लाइड है। पहली स्लाइड के बाद आप देख पा रहे होंगे कि दूसरी स्लाइड है और दूसरी स्लाइड के बाद जस्ट ये तीसरी स्लाइड आ गई है। तो ये हाइड स्लाइड की अच्छी सी खूबी है कि आप स्लाइड को खुद से किस स्लाइड को दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, यह सब एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ रिहर्स टाइमिंग है। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के बीच जो अभी हमने टाइमिंग लगाना बताया था तो उसमें फिक्स टाइम था
लेकिन एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाएं तो अलग समय होना चाहिए, फिर दूसरे से तीसरे पर जाएं तो अलग समय होना चाहिए। इसके लिए हम लोग रिहर्स टाइमिंग कर लेते हैं। तो ये कमांड आपका ये मेन्यू कंप्लीट हुआ, स्लाइड शो। इसके बाद हम लोग रिव्यू मेन्यू पर आते हैं। जैसे कोई कमांड हम लोग लिखते हैं, जैसे EPC3 लिखे हुए हैं, EPC3 के बगल में ही EPC3 के ही बगल में ही BOOK बुक के जगह BOAK लिख देते हैं और हम लोग यहाँ से स्पेलिंग पर क्लिक करते हैं। जैसे ही स्पेलिंग पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पर VIVEK इसको अंडरलाइन कर रहा है। कंप्यूटर में खासियत होती है कि जितनी भी नाम होती है उसको वह स्पेलिंग एरर के रूप में शो करता है। अब जैसे हम लोग इग्नोर करके इसको आगे बढ़ें तो BOAK दिखा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि सजेशन के रूप में दे रहा है BOOK। यदि आप इसको बदलना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप चेंज ऑप्शन के थ्रू इसे बदल भी सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर चेंज होके BOOK बुक ऑप्शन आ चुकी है। ये स्पेलिंग कमांड का सबसे अच्छा यूज है। यदि किसी वर्ड की आप स्पेलिंग नहीं जान पा रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास डिक्शनरी का ऑप्शन है, जहाँ से आप आसानी से स्पेलिंग को करेक्ट करके भी डाल सकते हैं। किसी स्लाइड्स के साथ आप कोई नया कमेंट डालना चाहते हैं, जैसे क्लिक कर दिए, हम स्लाइड नंबर 2 के साथ कमेंट डालना चाह रहे हैं कि दिस क्लास ओनली फॉर दिस क्लास ओनली फॉर 30 मिनट्स। तो जैसे ही लिख कर डाल रहे हैं तो यह कमेंट के रूप में यहाँ ऐड हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ रेड बटन भी बन गई है। इसको हटाने के लिए हम लोग फिर से डिलीट कमांड पर आते हैं। यदि एक के बाद कोई दूसरा भी कमेंट लगाना है तो पिक्चर के साथ लगाना है तो हम लोग यहाँ से न्यू कमेंट कर लें। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी कमेंट लगा रहे हैं वहाँ रेड बटन आ रही है। अब हम लोग यहाँ से जैसे फर्स्ट कमेंट पर हैं और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करते हैं तो खुद ब खुद आप देख पा रहे हो कि दूसरी कमेंट एक्टिव हो गई है। प्रीवियस करते हैं तो पिछली कमेंट एक्टिव हो जाएगी। डिलीट पे क्लिक करते हैं तो डिलीट में ऑप्शन आ जाता है डिलीट ऑल कमेंट्स। तो डिलीट ऑल कमेंट्स कर देते तो एक साथ टोटल डिलीट हो जाएगी। यदि केवल डिलीट करते तो केवल एक ही डिलीट होती। यहाँ के बाद आपका व्यू मेन्यू आता है। व्यू मेन्यू में आप अपने प्रेजेंटेशन को, जैसे अभी आपकी जो प्रेजेंटेशन है ये डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन है, तो इस डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन का नाम जो व्यू होता है वह नॉर्मल होता है। कभी भी हम लोग प्रेजेंटेशन को जिसमें एडिटिंग कर रहे होते हैं तो वह नॉर्मल व्यू में होते हैं। यदि हम इसे आउटलाइन में करना चाहें तो आप देख पा रहे होंगे कि स्लाइड और उसकी टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आ जाएगी और इस रूप में हम लोग देख पाएंगे। इतना के साथ यदि स्लाइड शॉर्टर करें तो सारी स्लाइड छोटी होकर पूरे स्क्रीन पर आ जाएगी। यदि नोट्स पेज करें तो स्लाइड के साथ उसकी नोट्स लिखने की जगह ठीक नीचे आ जाएगी और रीडिंग व्यू कर दें तो पूरे स्क्रीन पर आ जाएगी, जहां से हम लोग प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। बैक करने के लिए फिर से हम लोग एस्केप बटन यूज़ कर लेंगे। नॉर्मल में हम लोग आसानी से एडिटिंग कर लेते हैं। अभी आप प्रेजेंटेशन में देख पा रहे होंगे कि रूलर एक्टिव नहीं है, तो रूलर को एक्टिव करने के लिए यहीं से चेक बॉक्स में चेक मार्क को एक्टिव कर देंगे। यदि ग्रिड लाइंस को आपको शो और हाइड करनी है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर छोटी छोटी लाइन ग्राफ पेपर के रूप में बन गई है, तो ये शो और यहीं से क्लिक करें तो हाइड भी हो जाएगी। यहाँ के बाद यदि हमें जूम करना है, कहने का अर्थ कि प्रेजेंटेशन को काफ़ी बड़ा करके देखना है, तो जैसे 400% है जूम, तो आप देखेंगे कि यह प्रेजेंटेशन काफ़ी बड़ी हो चुकी है। यहीं से जूम हम लोग जैसे इसको अब जूम को रिड्यूस करते हैं 200%, तो ये 200% है। और नहीं, यदि जूम को फिट कर देते हैं जो ओरिजिनल साइज़ होनी चाहिए तो वह ओरिजिनल साइज़ में बैक हो चुकी है। बहुत सारी कलर जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो कभी कभी किसी सैड न्यूज़ को शो करना होता है, तो उसके लिए हम लोग ब्लैक एंड वाइट कलर का यूज़ करते हैं। वहाँ पे कलरफुल कलर नहीं यूज़ करते हैं।
तो आप अभी देख रहे होंगे कलर कमांड एक्टिव है। ग्रे स्केल यदि कर दें तो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बिना मेहनत किए वह ऑटोमेटिक ग्रे स्केल हो जाती है, मतलब ब्लैक एंड वाइट विथ लाइट हो जाती है। और यदि यहीं से हम लोग ऑप्शन फॉर्मेट मेनू देख रहे होंगे खुद ब खुद एक्टिव हो गया है। बैक टू कलर व्यू यदि कर देते हैं तो फिर से जितनी कलर जो स्लाइड की डिज़ाइन बनी हुई थी वो टोटल की टोटल स्लाइड की डिज़ाइन बन चुकी है। इसके साथ पहले से हमने जितना भी आपको कमांड बताया था, जैसे फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ये सब कमांड हमने आपको पहले से बताया हुआ है। यह सारी की सारी कमांड यहाँ सेम टू सेम है। केवल एक्स्ट्रा यहाँ पर आपके फॉर्मेटिंग टूल बार में होम बटन के साथ शैडो ऑप्शन है, जहाँ से आप टेक्स्ट के साथ शैडो, हल्की सी छाया भी उपयोग में ला सकते हैं। यदि फॉर्मेटिंग को और भी आगे बढ़ाना चाहें तो पावर पॉइंट में एक खासियत है कि आप कैरेक्टर्स के बीच में लूज मीन्स कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। जैसे वेरी लूज कर देते हैं तो आप बुक के इस बीच में देख रहे हैं काफ़ी स्पेस हो चुकी है। और इसी को सेलेक्ट करके यदि आप कैरेक्टर स्पेसिंग के डाउन एरो बटन पर क्लिक करके वेरी टाइट कर देते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जितनी भी कैरेक्टर्स हैं, जितनी भी एक एक अक्षर जिसको कहते हैं उसको कंप्यूटर की भाषा में कैरेक्टर कहते हैं, तो वो कैरेक्टर्स काफ़ी सट चुकी है। तो इसके लिए फिर नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए हम लोग यहाँ से नॉर्मल कर लेंगे। चेंज केस के बारे में हमने आपको बताया था कि जो कैपिटल लेटर में लिखना चाहें अपर केस कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे टोटल कैपिटल लेटर हो चुका है। यहीं से आप लोअर केस करेंगे, स्मॉल लेटर में आ जाएगा। यहीं से आप सेंटेंस केस करेंगे तो हर वर्ड की, हर सेंटेंस की पहली कैरेक्टर सेंटेंस मतलब कैपिटल लेटर में आ जाएगी। और यहीं से टुगल केस कर लेंगे तो टुगल केस में फर्स्ट कैरेक्टर आपकी स्मॉल और उसके बाद टोटल कैरेक्टर कैपिटल होती है। वैसे कैपिटल को हम लोग कंप्यूटर की भाषा में अपर केस कहते हैं और यहाँ से अपर केस करने के साथ टोटल की टोटल अपर केस में हो जा रही है। तो ये थी आपकी कुछ पावर पॉइंट से संबंधित मज़ेदार कमांड्स। आशा और उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण लगा होगा, काफ़ी जानकारी से भरा हुआ लगा होगा। तो एक लाइक तो बनता ही है। फिर भी यदि किन्हीं छात्र छात्राओं को इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना हो आप बेहिचक कमेंट करें। यदि आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेशल प्रोग्राम पे, स्पेशल सॉफ्टवेयर पे हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट में लिखकर दे सकते हैं। साथ ही मैं अभी अपने अनुसार इस कमांड को, इस प्रोग्राम को बना रहा हूँ। यह पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पैकेज आज के यह जो हमने ट्यूटोरियल क्लास अरेंज किया था, यह बीएड, डीएलएड और कंप्यूटर के डिप्लोमा कोर्स कर रहे सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी आशा और उम्मीद है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे ताकि जितनी भी बेल आइकॉन ऑन करने के साथ आपको जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपको सबसे पहले मिलेंगी। जय हिंद।